बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, इस कहानी की इससे पहले आप 23 किस्तें सुन चुके हैं। अब 24वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। काफ़ी देर बाद वो सीधा होकर हमारी तरफ मुड़ते हुए बोला, इसे तो मरे हुए कम अज़ कम आधा घंटा हो चुका है। मेरे पैरों तले से गोया ज़मीन निकल गई थी। लबे बाम पहुँचकर कमन टूटना क्या मानी रखता है, उसका अंदाज़ा मुझे उसी लम्हे हुआ। इससे पहले मैंने ये मफहूम सिर्फ शेर ही में पढ़ा था, मगर शेर पढ़ना और बात है और अमली तौर पर उस कैफियत से गुजरना और बात। इनमें इतना ही फ़र्क है जितना जहर को छूने और जहर को खाने में। अब तक मैं अंदर से बहुत मजबूत था, अपने आप को संभाले हुए था और बेखौफी से हर तकलीफ बर्दाश्त करता आ रहा था, क्योंकि उम्मीद की शम्मा दिल में रोशन थी। तवक्को थी कि बिलाखिर कठिन वक्त गुजर जाएगा, अशरफ खान ठीक हो जाएगा, तो इन तमाम सोबतों की याद भी जहन से मैव हो जाएगी। लेकिन ये मालूम नहीं था कि महज एक बेमंजिल सफ़र के लिए अपने आप को थका रहा हूँ। एक लम्हे के लिए मुझे ये ख्याल भी आया कि शायद मुझसे मजाक किया जा रहा है, लेकिन फिर अपने इस ख्याल के बेतुकेपन पर दिल ही दिल में मुझे खुद भी खिफत महसूस हुई। चंद लम्हों के अंदर अंदर मैं न जाने कितनी कैफियत से गुजरा और बिलाकर जब मैंने अपने आप को उस हकीकत पर यकीन करने के लिए आमादा कर लिया तो यकलख्त मुझे होलनाक तन्हाई का एहसास हुआ। मैं बेजान से अंदाज में एक कुर्सी पर ढेर हो गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अशरफ खान मेरे लिए बेहद अहम आदमी था। मैं अपनी जगह, अपनी दानिस्त में बहुत मजबूत सही, बेखौफ सही और हर हालात में गुजारा कर लेने का अहल सही, लेकिन वो गोया मेरी ज़ात का साहिबान था, मुझ पर साया किए हुए था। ऐसे कारोबारी शरीक रोज़ कहाँ मिलते हैं जो दोस्ती को दुनिया की हर चीज़ पर मुकद्दम रखते हैं। मैं वाकई दुनिया में तन्हा रह गया था। मेरा अब कोई दोस्त नहीं था। मैं रोना चाहता था, लेकिन आंसू जैसे सीने की गहराइयों में उतर गए थे और अंगारे बनकर दिल को खाक कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि सब मेरी तरफ गौर से देख रहे थे। बिलाखिर कासिम खान आगे बढ़ा। उसने हिम्मत बढ़ाने वाले अंदाज में मेरे कंधे पर थपकी थी। मुंह से कुछ नहीं बोला। उसके ख्याल में शायद मेरे गम का बस यही मदावा था। डॉक्टर की तरफ मुड़कर वो बोला, आप अब जाएं, बाद में मुझसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद वो जमील और शरफू से मुखातिब हुआ, रात में किसी वक्त लाश ठिकाने लगा देना। आखिर में वो एक बार फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, तुम फिलहाल आराम करो, तुम्हारे आसाब को सुकून की जरूरत है। किसी भी चीज़ की जरूरत महसूस करो तो शरफू, जमील या मिस ट्रैप से कह देना। 2-1 रोज बाद हम मजीद बात करेंगे। उन चंद मुख्तसर से जुमलों में उसने गोया सारे फैसले कर दिए और वापसी के लिए मुड़ गया। उसका चेहरा हर तासर से आरी था। अशरफ खान की लाश की तरफ उसने दोबारा आंख उठाकर भी नहीं देखा था। बाहर जाने के लिए वो मेरे करीब से गुजरने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। खान साहब, क्या अशरफ खान के लिए आखिरी गुस्ल, नमाज जनाजा वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं होगा? आखिरी रसूम अंजाम नहीं दी जाएंगी उसकी? मैंने फंसी फंसी सी आवाज़ में पूछा। कासिम खान ने हैरत से मेरी तरफ देखा, गोया उसे मुझसे ऐसी किसी बात की तवक्को नहीं थी। जब वो बोला तो उसके लहजे में हल्की सी नागवारी छुपी हुई थी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? हमारी लाइन के आदमियों में आखिरी रसूम का एहतमाम तो सिर्फ उन्हीं के लिए किया जा सकता है जो तिब्बी मौत मरे। उसने अशरफ खान की लाश की तरफ इशारा किया। इस किस्म के हालात में अगर हम आखिरी रसूम के चक्कर में पड़ जाएंगे तो साथ साथ हमें आखिरी रसूम का अपना भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया था और सर झुकाते हुए धीमे लहजे में कहा, दरअसल मैं बुनियादी तौर पर तो देहाती ही हूँ ना खान साहब। बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। कल तक अशरफ खान मेरा एक बाजू था, आज मर गया है तो जैसे गलीज चीज की तरह नोच कर फेंकना पड़ रहा है। अभी नो आमूज हो, आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के आदी हो जाओगे। कासिम खान ने एक बार फिर मेरा कंधा थपथपाया। मैंने उसके होंठों पर मुस्कुराहट की रमक भी महसूस की। बहरहाल ज्यादा कबीदा खातर होने की भी जरूरत नहीं। ऐन मुमकिन है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अशरफ खान की आखिरी रसूम का इंतजाम हो जाए। दफातन उसे जैसे कुछ याद आ गया और वो चौंकते हुए बोला, हैरत है मुझे अभी तक तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। मोहम्मद अफजल, मैंने धीमे लहजे में कहा। कासिम खान ने शरफू की तरफ देखा और कहा, अफजल साहब को कोई कमरा दिखा दो जहां ये 2-4 दिन ठहर सकें। शरफू ने मुझे उठने का इशारा किया। मैंने महसूस किया कि वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं अब उस कमरे में मौजूद रहूं। मैंने एक नज़र अशरफ खान की लाश की तरफ देखा। नीला और फूला फूला सा चेहरा, अशरफ खान का चेहरा तो लग ही नहीं रहा था। अलविदा अशरफ खान मेरे दोस्त, मैंने दिल ही दिल में कहा और अपने पहलू में उठती हुई एक अजीब सी ठेस को दबाते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं अब कोशिश कर रहा था कि माहौल से कुछ देर के लिए लाताल्लुक हो जाऊं और बेहिसी की चादर ओढ़ दूं। क्या हो चुका है और क्या कुछ होने की तवक्को है, सब कुछ भूल जाऊं। शरफू की रहनुमाई में
में मैं एक कमरे में पहुंचा जो कमरे में अब तक देख चुका था। ये उनकी निस्बत काफ़ी छोटा था और माकूल किस्म के किसी होटल के कमरे से मुशाबा था। शरफू के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर ढेर हो गया। कुछ देर तक मेरे जहन में सनसनाहट सी होती रही और रह रह कर कुछ वाक़यात का अक्स यूं झिलमिलाता रहा जैसे अंधेरे में जुगनू। फिर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। मैंने गोया सब सोचों की गठड़ी सी बांध कर किसी तारीख गोशे में फेंक दी और गहरी नींद सो गया। कोई मेरे आराम में मखल नहीं हुआ था। जब मैं पूरी तरह बेदार हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि दूसरे दिन की दोपहर करीब है। मैं करीबन 24 घंटे सोता रहा था। शरफू की हदायत के मुताबिक मैंने साइड टेबल में लगा हुआ एक काल बटन दबा दिया। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मेरी इजाज़त पाकर मिस ट्रैप कमरे में दाखिल हुई। वो उस वक्त जीन्स और शर्ट में थी, बालों की पोनी टेल बना रखी थी, खुशबू के झोंके उसके वजूद से फूट रहे थे, पक्की सांवली रंगत से भी बला की ताजगी झलक रही थी। वो ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी। कमबख्त का कद पहले ही ऊंचा था, अब तो पूरी ऊंट की ऊंट लग रही थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऊंट काले भी होते हैं। एक अजीब बात यह थी कि उसकी हर जंबश कदम के साथ दिल ऊपर नीचे होता था। वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने किसी मरीज की तरह गाँव तकिए के सहारे बैठते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं पेट भर कर खाना खाना चाहता हूँ। जो कुछ भी तैयार हो यहीं कमरे में भिजवा दो। उसके अलावा मेरे कपड़ों की हालत बिल्कुल तबाह है। अगर हो सके तो मेरे लिए एक जोड़े और एक स्वेटर का बंदोबस्त कर दो। साइज में थोड़ा बहुत फर्क हो तो कोई परवाह नहीं। मुझ में एक बुरी आदत भी है और वो ये कि मैं 2-3 अखबार जरूर पढ़ता हूँ। मैंने उसे अखबार के नाम बता दिए। अगर ये अखबार यहाँ आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो किसी को भी भेज कर मंगवा दो। उसका चेहरा तासरात से आरी था, तहम वो असबात में सर हिलाकर दरवाजे की तरफ वापस जाने लगी। तब मैंने झिझकते हुए पूछा, सुनो, वो मेरे साथी की लाश का क्या बना? उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें भी हर किस्म के तासर से खाली थीं। धीमे से लहजे में बोली, ये मेरा शोभा नहीं है। इस सिलसिले में कुछ भी पूछना हो तो शरफू या जमील से पूछना। अच्छा, मेरे ख्याल में इतना तो तुम कर ही सकती हो कि जिस कमरे में मेरे साथी की लाश पड़ी थी वहाँ मेरा एक ब्रीफ केस रखा है, वो मुझे पहुँचा दो। मैंने कहा, ब्रीफ केस वैसे तो अशरफ खान का था, लेकिन उस वक्त तो मैं ही उसका मालिक कहला सकता था। उसमें थोड़ी बहुत रकम बाकी थी और शायद कुछ कागजात या दूसरी कोई काम की चीज़ भी मौजूद रही हो। ब्रीफ केस तो पहले ही यहाँ पहुँचाया जा चुका है। उसने दूसरे बेड साइड टेबल की तरफ इशारा किया। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, ब्रीफ केस मौजूद था। मैंने मुतमिन अंदाज में सर हिलाया और मिस ट्रैप खटखट करती दरवाजे की तरफ चल दी। मेरा दिल एक बार फिर अथल पथल होने लगा था। दरवाजा बंद होने पर मैंने इत्मीनान की सांस ली। उस औरत का मेरे सामने आना मेरे हक में अच्छा मालूम नहीं होता था। वो आते वक्त इतनी क़यामत नहीं ढाती थी जितनी जाते वक्त। मालूम होता था कि कलेजा निकाल कर साथ ले जा रही है शबे दिजूर की बच्ची। कुछ देर बाद मेरी मतलूबा चीज़ें मुझे पहुंचा दी गई थीं। मैं तैयार होकर कमरे से निकला। मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कुदरत की मुझ पर यह एक बड़ी नवाजिश थी कि बड़े बड़े सदमात का असर मेरे जहन से बहुत जल्द दूर हो जाता था। राहदारी में कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने रास्ते में उस कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर झांका जहाँ गुज़िश्ता शाम तक अशरफ खान की लाश मौजूद थी। लाश अब वहाँ नहीं थी। बेड पर नई और बेशिकन चादर इस तरह फैली हुई थी जैसे कई दिन से ये बिस्तर इसी तरह किसी की आमद का मुंतजिर हो। अशरफ खान की याद आते ही मेरे दिल में हल्की सी ठेस उठी, लेकिन मैंने फ़ौरन उसके तसव्वुर को जहन से झटक दिया। मैं अब मज़ीद दुखी होना नहीं चाहता था। मेरे जहन को गुज़िश्ता रोज़ जितना शदीद झटका लग चुका था वही काफ़ी था। जैसे हालात में भी सही, लेकिन बहरहाल कुदरत ने मेरे ख्वाबों के शहर पहुंचा दिया था मुझे। ब्रीफ केस से निकाली हुई कुछ रकम भी मेरी जेब में थी और कार की चाबियां भी। मैं अब किसी हद तक पुख्ता भी हो चुका था और ज़माने ने तजुर्बात व हवादस की शक्ल में मुझे बहुत कुछ दे दिया था। मैं अब अपने स्कूल टीचर के साथ देहात से आया हुआ नौमर लड़का नहीं था। मैं अब एक नए जाविया नज़र से, एक नए एहतमाम से शहर की सैर करना चाहता था। कल क्या होगा ये मैं फ़िलहाल सोचना नहीं चाहता था। वैसे भी मैंने अपनी छोटी सी उम्र में जो चंद छोटे मोटे तजुर्बे हासिल किए थे उनमें एक ये भी था कि अक्सर आपके ये सोचने से आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता कि कल क्या होगा। कल वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं अपने ख्यालात के बेलगाम घोड़े को काबू में करने की कोशिश करते हुए बाहर आया। शरफू उसी तरह बरामदे के सतून से टेक लगाए खड़ा था जिस तरह एक बार पहले वो मुझसे बातें करते वक्त खड़ा था। शायद ये उसकी पसंदीदा जगह और इस तरह खड़ा होना उसका पसंदीदा पोज था। अगर वो एक्टर होता तो शायद इस पोज में उसकी तस्वीर इस इबारत के साथ अक्सर छपा करती, दो दोस्त दो फनकार, शरफू और सतून। मैं महज एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ने लगा तो वो कदमों में फंदा डालने वाले लहजे में बोला, कहाँ जा रहे हो बरादर अजीज? उसका हुलिया अब भी काउ बॉय वाला ही था। अधेड़ उम्री के बावजूद वो उस हुलिये में जचता था। सिर्फ उसका नाम उस हुलिये के साथ नहीं जचता था और हैरत की बात थी कि उसने अब तक उसे बदलने की कोशिश नहीं की थी।
और ना ही खुद वो अपना तारुफ कराते वक्त अपना पूरा नाम बताता था। शरफू ही कहता था, मैं जरा शहर की सैर करने जा रहा हूँ। मैंने सरसरी लहजे में कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो आगे बढ़ते हुए बोला, मेरा ख्याल है आप शहर के रास्तों से कुछ ज्यादा वाकफियत नहीं रखते। मैं गाइड के फराइज अंजाम दे सकता हूँ और बिल्कुल फारिग हूँ, बोर हो रहा हूँ। वैसे भी बास ने कहा था कि आपको तनहा कहीं न जाने दिया जाए तो बेहतर ही है। उसके आखिरी जुमले पर मुझे कुछ नागवारी सी महसूस हुई। उसका बास कौन होता था, मेरे लिए हदायत जारी करने वाला, लेकिन उसके लहजे की मुलायमत और गाइड वाली तजवीज़ ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। मेरे हक में यह बेहतर ही था कि शहर का एक भेदी मेरे साथ होता। गाइड बन रहे हो तो ड्राइवर का अजीम ओहदा भी संभाल लो। मैंने गाड़ी की चाबियां उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम आज साहब बहादुर बनकर बैठेंगे। आखिर हमारा भी हक बनता है कि कभी कभी आराम से जरा टांगे फैलाकर बैठें, क्यों नहीं साहब जी। उसने फौरन मुअद्दब होते हुए कहा, आप चाहें तो टांगे क्या, बाजू वगैरह भी फैला कर बैठे। फिर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बहुत ही ताबेदार किस्म के ड्राइवरों के अंदाज में बोला, तशरीफ रखी हजूर। हम दोनों ने बैक वक्त कहका लगाया, लेकिन उसी लम्हे मेरी नज़र गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी और मेरा कहका अधूरा रह गया। एक अजीब से एहसास जुर्म ने मेरा दिल सर्द कर दिया। उसी गाड़ी की पिछली सीट पर मैं कल अशरफ खान को लिटा कर लाया था। मैं लाहौर की तरफ आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा यार धीरे धीरे एक दूसरी ही दुनिया की तरफ महवे सफ़र था। मैंने तवज्जो हटाने के लिए फ़ौरन इधर उधर की चीज़ों की तरफ देखना शुरू कर दिया और फिर अगली सीट पर बैठ गया। शरफू गाड़ी रिवर्स करके गेट से बाहर ले आया। कुछ दूर तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद वो बोला, ये गाड़ी है या गधा गाड़ी? जिन हालात में ये मुयस्सर आई है उन हालात में हमें सिर्फ गधा भी कबूल होता, इसे तो फिर भी कम अज कम गाड़ी तो कहा जा सकता है, ख्वाह गधा गाड़ी ही सही। मैंने आह भर कर कहा। मेन रोड पर आकर शरफू ने मुझे बताया, ये फिरोजपुर रोड है। चौराहे पर पहुंचकर उसने रफ्तार बिल्कुल कम करते हुए मुझे हर सड़क के बारे में बताया कि इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, फलां सड़क फलां इलाके से गुजरती हुई फलां सड़क से जाकर मिलती है। शहर का नक्शा कुछ यूं है और अब हम फलां सड़क पर जा रहे हैं। वो मुझे समझाता जा रहा था और मैं सब कुछ जहन नशीन करने की कोशिश कर रहा था। एक बार रौनक चौराहे पर पहुंचकर उसने सर्विस रोड पर गाड़ी रोकते हुए कहा, ये गुलबर्ग की मेन मार्केट है। फिर वो एक छोटी सी दुकान में जा घुसा। कुछ देर बाद वो एक लफाफा लिए जल्दी से गाड़ी में आग बैठा। लफाफे में बोतल लिपटी हुई थी। तब मैंने देखा वो शराब की दुकान थी। इन दिनों शराब की फरोख्त पर कोई खास पाबंदी नहीं थी। मैंने सोचा कि सैर ही करनी है तो फिर जरा पुरलुत्फ अंदाज में की जाए और बोतल क्लोज कंपार्टमेंट में रखकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, आपको ऐसा शानदार गाइड, ड्राइवर और हुक्म का शायद गुलाम कहीं ना मिले साहब जी। हम एक बार फिर हंस दिए। मैं गर्दोपेश का जायजा लेता रहा था और वो मुझे रास्तों के बारे में और काबिल जिक्र इमारतों के बारे में बताता जा रहा था। जल्द ही हम एक नहर की छोटी सी पुलिया पर पहुंचे, जहां से उसने गाड़ी बाएं हाथ मोड़ ली और नहर के मतवाजी चलने लगा। यहाँ चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था, निखरा निखरा सब्जा। नहर के दोनों तरफ सड़कें थी, कम चौड़ी मगर खूबसूरत और अहमवार। उसके एक तरफ फुटपाथ बनी थी। नहर के किनारे ढलान पर भी सब्जा था और सड़कों के दोनों तरफ दरख्त साया किए हुए थे। शहर पर शाम उतर आई थी और यहाँ तकरीबन रात ही जैसा अंधेरा फैल चुका था। कहीं कहीं इलेक्ट्रिक पोल मौजूद थे और इनमें से किसी किसी पर बल्ब टिमटिमा रहे थे। नाकाफी रोशनी में तहदे नजर फैली हुई ये सड़क, नहर का किनारा, हवा में रची हुई रात की रानी की महक, ये सब कुछ मुझे बहुत भला लग रहा था। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था। खुली ताज़ा और महकती हवा में सही मानों में इंसान को आज़ादी और खुदा की दीगर नेमतों का एहसास होता है, खसूसन जब जेब में 4 पैसे भी मौजूद हों। घुटन, तारीकी, ताफुन और तफक्कुरात में घिरे हुए इंसान को आप लाख बताते रहें कि वो आज़ाद है, मगर उसके चेहरे पर रौनक मुश्किल ही से आएगी, जिसमें सनसनी भी मुश्किल से ही दौड़ेगी। मेरी राय में ये लाहौर की खूबसूरत तरीन सड़क है, दुनिया का कुछ भी कहे। शरफू बोला। उसने रफ्तार बिल्कुल कम कर दी थी। कुछ देर बाद उसने नहर के दोनों तरफ फैले हुए नौ तामीर शुदा इमारतों के सिलसिले की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये न्यू कम्प्लेक्स और यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स हैं। इनसे कुछ आगे पहुंचने के बाद वीराना सा शुरू हो गया था। दोनों तरफ कुछ दूर तक तो खेत फैले दिखाई दे रहे थे। उनसे आगे क्या था ये अंदाजा करना मुश्किल था। तारों की महूम सी रोशनी में बहुत कम फासले तक का मंजर देखा जा सकता था, वो भी महज हेवलों की शक्ल में। एक जगह शरफू ने गाड़ी रोक दी और हम उतर कर नहर के किनारे पर फूलदार पौधों के एक झुंड के करीब बैठ गए। शरफू ने बोतल की सील तोड़ते हुए कहा, यूं ही चलेगी। पहला घूंट भरते हुए बोला, नई दोस्तियों के नाम। अपनी बारी पर मैंने घूंट भरते हुए कहा, नहीं, पुरानी दोस्तियों के नाम। उस वीराने में बैठे बैठे धीरे धीरे उदासी की धुन मेरे जहन पर जमने लगी।
कुमार ने मुझे उदासी दूर करने में मदद नहीं दी, उसे और भी गहरा कर दिया था। उदासी के इस गड़े मुर्दे को लाशऊर ने अंधेरों से उखाड़ कर शऊर की जलती बुझती रोशनियों में ला फेंका था। तारों की मध्यम रोशनी में कभी कभी नहर का पानी स्याल चांदी की तरह झिलमिला उठता था, कभी दूर कहीं झाड़ियों में कोई जुगनू चमकता और गायब हो जाता। इसी तरह भूले बिसरे कुछ लोग भी मेरे जहन में एक लम्हे के लिए अपनी याद का लिशकारा देते और फिर जाने कहाँ छुप जाते। जाने कौन किस हाल में था। मैं बिल्कुल चुप था, शर्फ खासी तरंग में आ चुका था और हर मौजू पर मेरी मालूमात में इजाफा करने पर तुला हुआ था। मसलन ये कि जब मेंढक डराता है तो उसके गले में जो थैलियां से फूलती हैं उन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और ये कि किस किस्म की आवाज़ वाली लड़की किन खसूसियात की हामिल होती है, नेज़ ये कि शेव कौन से ब्लेड से बनाई जाती है। अचानक उसने यूं हड़बड़ा कर सिगरेट का पैकेट निकाला जैसे सिगरेट पीना कोई बहुत ही ज़रूरी काम था जिसे अंजाम देना वो भूल गया था। जल्दी में उसने सिगरेट फिल्टर की तरफ से जला ली थी। उसे नहर में फेंक कर उसने दूसरी सिगरेट सुलगा ली और पैकेट मेरी गोद में डाल दिया। मैं एक लम्हे पैकेट को देखता रहा। बिलाकर मैंने भी एक सिगरेट सुलगा ही ली। आज साहब बहादुर का पूरी अय्याशी का दिन था। एक तवील कश लेकर शरफू फैसला कुन लहजे में बोला, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैंने बराए नाम रोशनी में उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। मैं बहुत इख्तिसार से बातें करने का आदी हूँ। तालिब इल्मी के ज़माने में भी जब ज़ुबानी इम्तिहान में मुझसे किसी चीज़ की तफसील पूछी जाती थी तो खलासा बताता था और खुलासा पूछा जाता था तो खामोश रहता था। शरफू ने घुटा घुटा सा कहका लगाया। मैंने बात जारी रखी, मैं देहाती घराने की पैदावार हूँ। मैं छोटा था तो माँ मर गई, थोड़ा बड़ा हुआ तो बाप भी मर गया था, और थोड़ा बड़ा और हुआ तो दोनों चचाओं की आंखों का पानी मर गया और उन्होंने मुझे घर से निकाल बाहर किया। इधर उधर धक्के खाता हुआ बिलाकर अशरफ खान से टकराया और उसके साथ मिलकर छोटे पैमाने पर इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करने लगा। हम तेजी से तरक्की कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी रफ्तार और तरक्की एक आंख न भाई और अशरफ खान मर गया। ये है फिदवी की कुल दास्तान हयात। मैंने भी कहका लगाने की कोशिश की और अपने कहके के खोखलेपन पर खुद ही हैरान रह गया। फिर भी तुम खुशकिस्मत हो यार। वो यकलख्त ही हद से ज्यादा संजीदा हो गया। कम अज कम पीछे कहीं तुम्हारा कोई घर बार तो नहीं, किसी को तुम्हारा इंतजार तो नहीं रहता, तुम्हें किसी से झूठ तो नहीं बोलना पड़ता। मैं भी देहाती हूँ, लेकिन मेरा देहात में एक भरा पूरा घर है। मेरा छोटा भाई है जो कॉलेज में पढ़ रहा है। बूढ़ी माँ है जो मेरे सर पर सेहरे के फूल देखने के इंतजार में मौत के करीब तर होती जा रही है। 9 साल कबल मैं बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपनी बहन की शादी के लिए रुपया जमा करने की गर्ज से शहर आया था, लेकिन मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई वो शायद फिल्मी ट्रेजेडी से कुछ मुख्तलिफ है, और वो ये है कि अब जबकि मेरी बहन की शादी के लिए रुपया जमा हो चुका है, जहेज तैयार है, तो कोई रिश्ता नहीं मिल रहा क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। माँ मुझे कहती है कि मैं कुछ करूं और शहर में अपनी बरादरी का कोई लड़का ढूंढने की कोशिश करूं। वो इसीलिए मासूमियत के साथ मुझे ये ताकीद करती है क्योंकि उसे इल्म ही नहीं है कि मेरा वास्ता किन लोगों से है, किन लोगों में रोज़ो शब गुजरते हैं और मैं क्या काम करता हूँ। उन्हें तो यही मालूम है कि मैं शहर में एक छोटी सी फर्म में मैनेजर लगा हुआ हूँ। तर हकीकत तुम क्या करते हो? मैंने धीमे लहजे में पूछा। मैं बहुत कुछ करता हूँ और बाज़ाहिर देखा जाए तो कुछ भी नहीं करता। वो चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोला, मैं इस मॉडल टाउन वाली कोठी में तकरीबन हर वक्त मौजूद रहता हूँ। बास को जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती है उसका रुख इधर ही को मोड़ देता है। मैं हर इमरजेंसी को संभालता हूँ। मैं सिर्फ माल लाने ले जाने के लिए कहीं नहीं जाता। उसके अलावा बास किसी वक्त किसी भी काम के लिए मुझे तलब कर सकता है, कहीं भेज सकता है या मेरे पास आ सकता है। मैं बड़ी कसीरुल मकासद किस्म की चीज़ हूँ। वो खुद अपना मजाक उड़ाने के से अंदाज में हंस दिया। उसे यकीनन एक तवील अरसे के बाद अपने दिल का बोझ कम करने का मौका मिला था। मुझे उससे हमदर्दी थी, खुसूसन इस बना पर कि उसने इतने कम वक्त की शनासाई में अपना मेरे सामने बेनकाब कर दिया था। अपनी ज़ातियात और घरेलू मसाइल से भी पर्दा उठा दिया था। जिंदगी इसी का नाम है प्यारे। मैंने उसका कंधा थपथपाया, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी इसी यकीन के साथ जिंदा हूँ। वो मुस्कुराया, लेकिन कभी कभी मुझे ये दिल गिरफ्तार कर देती है। उसने बोतल हवा में बुलंद करते हुए कहा। मेरे ख्याल में ये बोतल ही का कमाल था कि वो इतनी जल्दी मुझ पर खुल गया था। अचानक ही वो उठते हुए बोला, आओ चलें। कहाँ? मैंने पूछा। अभी असल शहर की सैर तो बाकी है। वो गाड़ी की तरफ चल दिया। मैं उसके पीछे लपका। अगली पुलिया से नहर पार करने के बाद उसने गाड़ी दूसरी तरफ की सड़क पर मोड़ ली। एक बार फिर किसी मुस्तैद गाइड की तरह वो मुझे हर मोड़ पर सड़क के बारे में बताने लगा। खासे तवील सफर के बाद वो एक मोड़ काटते हुए बोला, वो सामने सेक्रेटेरिएट है। मेरे ख्याल में तो असल लाहौर बस यहाँ से शुरू होता है। मुझे यहाँ पहुंचकर बड़ी खुशी होती है। कुछ रौनक मेला नजर आ जाता है और मैं ठहरा तुम्हारी ही तरह बुनियादी तौर पर देहाती रौनक मेले का दिल दादा। जीन्स पहन ली तो क्या हुआ?
तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मगरबी ममालिक में जीन्स देहाती ही पहनते हैं या फिर शहर में रहने वाले गरीब गुरबा जो अच्छा लिबास अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ शायद ये शहरी और फैशनेबल होने की अलामत है। मैंने उस पर अपनी इल्मियत का रौब झाड़ने की कोशिश की। हमारे यहाँ अगर जीन्स शहरी और फैशनेबल होने की अलामत है तो ठीक ही तो है, वो मुंह बनाकर बोला, क्योंकि हमारा आम देहाती तो बेचारा टखनों से एक बालिश्त ऊंची धोती भी मुश्किल से अफोर्ड करता है। अब हम जिस तंग सी सड़क पर थे वहां ट्रैफिक का अजब ही आलम था। टांगों के घोड़े साइकिल सवारों से बगलकीर होने की कोशिश कर रहे थे। बसें और कारें गोया एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होने के लिए बेताब थी और स्कूटर सवार उन सब के दरमियान से अपना रास्ता बनाने के लिए कोशां थे। पैदल चलने वाले गोया उन सब को ही शिकस्त फाश देने के ख्वाहां थे। वो सारे हंगामे से बेनियाज जहां दिल चाहता था अचानक ही सड़क पार करने लगते थे। सड़क पार करते ही अलबत्ता वो मुस्तैद और चाकू चुबंद नजर आने लगते थे। कई बार मुझे खदशा महसूस हुआ कि कोई घोड़ा हमारी कार की खिड़की से गर्दन अंदर लाकर मेरा कॉलर चबाते हुए पूछेगा, और सुनाओ यार क्या हाल है। चनाचे मैंने खिड़की का शीशा चढ़ा लिया था। मैं भूला नहीं था कि मैं भी बुनियादी तौर पर देहाती ही था, लेकिन शायद मैं इतना भी देहाती नहीं था कि इस रौनक मेले से महफूज हो सकता। मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपने खौफ का इजहार शरफू पर भी कर दिया। वो बोला, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। वैसे खैर 2-4 दिन की बात है, तुम भी इस ट्रैफिक के आदी हो जाओगे। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक तंग से बाजार में मोड़ ली और फिर एक गली में जरा सी जगह पाकर रोक ली। गाड़ी से उतर कर वो मेरा हाथ थामे बाजार में आया और आगे चलने लगा। उसने बताने की जरूरत महसूस नहीं की थी और मैंने पूछने की भी नहीं की। मैंने अंदाजा कर लिया था कि वो बाजार हुस्न था। वो एक लंबी सी खमदार सड़क थी जिसके इतराफ में जाने कितनी पुरपीच गलियां फैली हुई थी। कुछ बनी सफरी तवाइफों के झुरमट अभी अपनी रहाइश गाहों से निकलकर कोठों की तरफ आ रहे थे। कुछ अपनी दुकानें सजा चुकी थीं। अक्सर कोठों के दरवाजे खुले थे और साजिंदे अभी अपने साज दुरुस्त कर रहे थे। कहीं कहीं से तबले की अधूरी थप थप या हारमोनियम की रू रू किसी जख्मी की करा की तरह उभरती और मादूम होती जाती। किसी किसी बालाखाने पर भी कोई रकासा बन संवर कर खड़ी हुई थी और मतलाशी निगाहों से गुजरती हुई टोलियों की तरफ देख रही थी। पान, सिगरेट और अशियाए खुर्दनोश की दुकानों वाले अपनी दुकानों को आखिरी रंग दे रहे थे। यहाँ की दुकानें भी शायद तवाइफ दुकानें थीं। रात का रंग गहरा होने पर उनकी तज़ाइन व आराइश हो रही थी। फूलों के गजरे वाले कदम कदम पर खड़े थे और हर आने जाने वाले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बाजार में खूब चहल पहल थी। कदरे अजीब से अंदाज में कुछ लोग यके बाद दीगरे हमारा ताक़ुब कर रहे थे। उनमें कोई नाटा था, कोई लंबा, कोई मजहूल और कोई खूब घुटा हुआ। कोई स्याफाम था और कोई खूब गोरा चिट्टा। कोई क्लीन शेव था और कोई घनी मूछों चौड़ी छाती वाला। किसी की बाचों से पान की पीक बह रही थी तो किसी की आंखें चढ़ी हुई थी। कोई तन कर चल रहा था तो किसी की आंखें चढ़ी हुई थी। लेकिन एक बात उन सब में मुश्तरक थी और वो ये कि सब बैठी बैठी सी आवाज़ में सरगोशियां कर रहे थे। कभी एक हमारे करीब आता और कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते हुए अनदेखी हसीनाओं के अलफ लैलवी हुस्न की कहानियां सुनाने लगता। कभी दूसरा करीब आता और हमें परस्तान में ले चलने का वादा करने लगता। कभी कोई और ताक़ुब में आ जाता और हमें साहिब ज़ौक़ नवाबजादे करार देते हुए हमारे ज़ौक़ की तस्कीन के लिए अपनी खिदमत पेश करता। शरफू बड़े मशाकाना अंदाज में उन सब को टालता चला जा रहा था। बिलाकर हम उन सब को पीछे छोड़ाए। अब कोई भी सरगोशी हमारे ताक़ुब में नहीं थी। शरफू ने रुक कर मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देखा। मेरा गला खुश्क हो रहा था। इस बाजार में दाखिल होने से पहले मुझे महसूस हो रहा था कि खनक सी हवा चल रही है, लेकिन अब यूं लग रहा था कि जैसे लो चल रही है। मुझे अपने चेहरे पर तपश महसूस हो रही थी। मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। सामने ही एक कोठे पर बैठी रकासा मुस्कुराई। वो समझी कि शायद मैंने उसे देखकर होंठों पर जुबान फेरी है। मैंने उसके बेतहाशा मेकअप की वजह से बिगड़े हुए चेहरे से घबराकर रुख बदल लिया। एक दूसरे कमरे में भी एक ऐसी ही लड़की बैठी थी। उस कमरे में इतनी तेज रोशनी थी कि आंखें खैरा हो रही थी। एक तरफ दीवार के साथ 5-6 साजिंदे बैठे साज दुरुस्त कर रहे थे। उनके करीब ही एक फरबई माइल सांवली सी नायिका बैठी बड़े जोशो खरोश से पान चबा रही थी। कमरे के अन वस्त में चांदनी पर वो पतली सी लड़की मुंतजिर इंतजार में बैठी थी। शक्लो सूरत तो उसकी कोई गैर मामूली नहीं थी, मगर एक बात गैर मामूली जरूर थी कि उसने मेकअप बहुत हल्का किया हुआ था। वरना अब तक मुझे जितने चेहरे नजर आए थे उन सब के असल नकूश दरियाफ्त करने के लिए शायद बाकायदा खुदाई करनी पड़ती। जाने क्यों इतने ज्यादा और सस्ते किस्म के मेकअप से मुझे वहशत होती थी। गनीमत था कि शरफू भी अभी तक ऐसे किसी चेहरे की तरफ नहीं लपका था
मैं जिस लड़की की तरफ देख रहा था उसके चेहरे पर उस कदर हल्का मेकअप, मुझे एक अनहोनी महसूस हो रहा था। शायद उसके पास मेकअप का सामान खत्म हो गया था। वह हमें अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर पैरों में घुंघरू बांधने लगी। शर्फू मेरा हाथ पकड़कर उसी कोठे की तरफ चल पड़ा। नायिका ने यूं उठकर हमारा इस्तकबाल किया जैसे वो हमारे ही इंतजार में इस उम्र को पहुंच गई थी। हत्ता कि उसने हमारी बलाएं भी ली। उसके रवैये में मसनूई जोशो खरोश और खुलूस की इस कदर फरावानी थी कि मैं कुछ शर्मिंदा सा हो रहा था। लड़की भी झुककर आदाब बजा लाई। हम एक तरफ बैठ गए। बाहर चबूतरे पर एक मदकूक सा लड़का बैठा बड़े इन्हिमाक से सिगरेट पी रहा था। नायिका ने उसे दौड़ाया और हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स और पान मंगवाए। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद मेरे औसान कुछ बहाल हुए और मैं अपने आप को इस काबिल महसूस करने लगा कि जो कुछ मेरे सामने था उससे महफूज हो सकूं। नायिका ने दरवाजा बंद कर दिया था और लड़की ने रक्स के साथ एक गजल शुरू कर दी थी। इधर शर्फू मुझे नीची आवाज में कोठे के आदाब बता रहा था। नोट किस तरह दिए जाते हैं, रकासा की कौन सी अदा का मतलब क्या होता है और उसके जवाब में क्या करना चाहिए, आते और जाते वक्त कोठे पर मौजूद दीगर अफराद से क्या सलूक करना चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद नायिका की तरफ देखते हुए बोला, नौमूज है, पहली बार आया है, इसे तौर तरीके सिखा रहा हूँ, छोड़े जी, खुद ही सीख जाएंगे। 50 साल नायिका 15 साल दुशीजा की तरह इठला कर बोली, इनकी परेशानी मुझे बता रही है कि अब ये आइंदा इस बाजार में आते जाते ही रहेंगे। अलबत्ता एक अंदेशा जरूर है। वो नहायत ही सर्द आह भर कर बोली कि जब तक ये पुख्ता कार होंगे तब तक हमारी बसात न लपेटती जाए। हमारे पेशे पर दिन ब दिन सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, फन दम तोड़ रहा है। नायिका के मुंह से लफ्ज फन का इस्तेमाल सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। अगर उसकी मुराद अंग्रेजी वाला फन था तो शायद वो ठीक कह रही थी, वरना जिस अंदाज में लड़की मिर्जा गालिब की गजल को एक फिल्मी गाने की तरह गा रही थी उससे तो यही पता चल रहा था कि उर्दू वाला फन काफी अरसे से पहले ही कम अज कम इस कोठे से दम तोड़ चुका था। रकासा मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान थी। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मेरे पास ज्यादा रकम मौजूद है। मुझे आते वक्त पता ही नहीं चला था कि शर्फू बोतल भी साथ ले आया था। गजल के बाद लड़की अपनी औकात पर यानी फिल्मी गीतों पर आ गई और ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। खामखा माहौल को जो ए टच ऑफ क्लास देने की भूंडी कोशिश की जा रही थी उससे निजात मिल गई थी। सब अपनी अपनी जगह तरंग में आ गए थे। बाजार हुस्न का तस्वुर मेरे लिए हमेशा एक अजीब और पुरस्रार सी दुनिया का रहा था और मैं काफी हद तक खुश था कि आज मैंने ये दुनिया भी देख ली थी। अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ। दरअसल किसी ने लात मार कर दरवाजा खोला था। साथ ही 4-5 आदमी धड़ धड़ करते अंदर आ गए। वो मिट्टी में लुथड़े हुए जूतों समेत बेदाग चांदनी पर आन खड़े हुए थे। उनमें से 3 तो अच्छे खासे लहीम शहीम थे। सबके गिरेबान खुले हुए थे और सबके गले में मफलर थे। सबकी शलवार कमीजें ढीली ढाली और भड़कीले रंगों की थीं। उनके जिस्मों से पसीने की और सांसों से सस्ती शराब की बू के भभूके उठ रहे थे। वो गालबन खालस रवायती किस्म के वैसे ही गले कोचों के बदमाश थे जैसे अमूमन पंजाबी फिल्मों में विलन के साथ नजर आते हैं। उनमें से एक ने रकासा की पतली सी कलाई मजबूती से पकड़ ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर अजीब से अहमकाना अंदाज में मुस्कुराने लगा। साज तो उन लोगों की आमद के साथ ही खामोश हो चुके थे। अब लड़की भी खामोश थी। ताहम बेचारी हत्तुल इम्कान दलेरी से मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां थीं। उनमें से एक कदरे मजहूल और एक लहीम शहीम शख्स मेरे और शर्फू के सामने आन खड़ा हुआ। वो बल्कि झपकाए बगैर सुर्ख सुर्ख आंखों से यूं हमें घूरे जा रहा था जैसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हों, मगर शायद उसके इल्म में कुछ कमी थी कि हम हिप्नोटाइज नहीं होने वाले थे, बल्कि उल्टा हमारे ज़हनों पर जो खुमार सतारी था वो भी दूर होने लगा था। कमरे का मंजर यकलख्त साख्त होकर रह गया था जैसे कोई फिल्म चलते चलते रुक गई हो। कई सेकंड तक सब कुछ यूं ही रहा। मालूम नहीं वो कमबख्त चाहते क्या थे। बस यूं अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर बेहिस्सो हरकत खड़े हो गए थे जैसे अभी उन सब की तस्वीर उतारी जाएगी। मिलाकर शर्फू जैसे उस सकूत से बोर हो गया। मेरा हाथ पकड़कर उठते हुए उसने अपने सामने खड़े हुए नामालूम लहीम शहीम बदमाश को बड़ी शाइस्तगी से मुखातब किया, भाई साहब अगर आप लोगों ने गाना ही सुनना है तो आप आराम से बैठे, हम चले जाते हैं। उस बदमाश ने गोया शर्फू की बात सुने बगैर उसके पास रखी हुई बोतल उठाई और ललचाई हुई नजरों से रोशनी में उसका जायजा लेते हुए बावाज बुलंद बोला, ओए दित्ते वलायती है, आधी से ज्यादा भरी हुई है, रख ले रख ले। उस बदमाश ने बेपरवाही से हाथ हिलाकर हुक्म दिया जिसने अभी तक इसी अंदाज में रकासा की कलाई पकड़ी हुई थी। बेशक रख लें भाई साहब, शर्फू ने मुलायमत से कहा, आप लोग अपना शौक पूरा करें और हमें जाने दें। उसने बदमाशों के दरमियान से रास्ता बनाकर गुजरना चाहा। शहरी बाबू हैं, बेचारों का दम खुश्क हो रहा है, दित्ते ने खरखराती आवाज में कहा और सब ने एक हम आहंग कहका लगाया। सूती तासर कुछ इस किस्म का था जैसे कमरे में बहुत से कुत्ते बिल्लियां लड़ पड़ी हों। बैठ
बैठ जा। मजहूल बदमाश ने मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि उसके धकेलने से मैं वाकई धकेला जाता। मुझे बहुत बदमजगी महसूस हो रही थी। इन कमबख्तों ने न जाने क्यों आकर सारा लुत्फ गारत कर दिया था। मुझसे ज्यादा बदमजगी शायद मजहूल बदमाश को महसूस हुई थी, क्योंकि मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वो एक बार फिर मेरे सीने पर हाथ रखकर पीछे से ज्यादा जोर डालते हुए बोला, अबे बैठ जा, हम तो रोज ही नाच गाना देखते हैं, हम तो तुम्हें नाच दिखाने आए हैं, तिगनी का नाच। इस बार भी मैं पीछे ना हटा तो उसने मुझे उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद करने के लिए बाजू घुमाया। उसका वार मैंने कलाई पर रोक लिया। माहौल का सकूत यकलख्त ही टूट गया, जैसे किसी मशीनी निजाम का बटन दबा दिया गया हो और हर चीज हरकत में आ गई हो। इधर मैंने मजहूल बदमाश के पेट में घूंसा रसीद किया और वो दौरा हुआ, और उधर शरफू ने न जाने क्या दाव आजमाया कि उसके सामने रास्ता रोक कर खड़ा लहीम शहीम बदमाश यूं दरवाजे से होता हुआ बाहर सड़क पर जा गिरा, जैसे किसी लड़ाका बीवी ने शोहर के लाए हुए नाकिस आलूओं का थैला उठाकर घर से बाहर फेंक दिया हो। बोतल भी उसके साथ ही बाहर जा गिरी और सड़क पर उसकी किरचियां बिखर गईं। शरफू एक दूसरे बदमाश की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। इसी दौरान इत्तफाकन मैंने देख लिया कि एक दूसरा बदमाश तपाई उठाकर उसके सर पर रसीद करने लगा था। मैंने बर वक्त कालर से पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और उसकी कमर में घुटना रसीद करके पसलियों में घूंसा मारा और संभलने का मौका दिए बगैर घुटनों पर ही उसे ऊपर उठाकर टेक दिया। फर्श पर कालीन होने के बावजूद उसकी रीढ़ की हड्डी पर इतनी शदीद जरब जरूर लगी थी कि वो बुरी तरह बिलबिला कर उठा और ऊंधा हो गया। उसी हालत में कह करने लगा। इसी दौरान शरफू दोबारा अपना खास दाव इस्तेमाल करते हुए एक और बदमाश को बाहर फेंक चुका था। उसके लिए अपनी एक टांग और दूसरे बाजू की बैक वक्त एक खास अंदाज में इस्तेमाल की थी। ये सब कुछ गोया चश्मे जदन में हो गया था। अगर वो हमसे ज्यादा नशे में न होते तो शायद इनसे निपटना हमारे लिए आसान न होता। अब सिर्फ जनाब दित्ता साहब रह गए थे, जो नहायत मजनूनाना अंदाज में कमीज के नीचे हाथ डाल के चाकू निकाल चुके थे, मगर ये चाकू खोलने का उन्हें मौका न मिल सका। शरफू ने उसके पेट में लात मारी। वो लड़खड़ा कर मेरी तरफ आया तो मैंने उसकी गुद्दी पर खड़ा हाथ रसीद किया और वो झकोला खाकर शरफू की तरफ गिरने लगा तो उसने मुंह पर ऐसा घूंसा रसीद किया कि हड्डी टूटने की आवाज मुझे भी सुनाई दी। गालवन उसकी नाक सपाट हो गई थी। चंद लम्हे के लिए वो हमारे दरमियान गोया वाली वाल बनकर रह गया था। उसका बिन खुला गरारी दार चाकू उसके हाथ से गिर गया। शरफू ने चाकू उठा लिया। दित्ते ने गालवन उसे अपनी मौत का पैगाम समझा और लड़खड़ाता हुआ बाहर भागा। कालीन पर बज़ाहिर बेहोश पड़े हुए दोनों बदमाश भी शायद कुनखियों से यह मंजर देख रहे थे और गालबन उसी इंतजार में थे कि कब उनका सरदार राह फरार इख्तियार करे और कब वो उसकी तलकीद करें और उसके पीछे दौड़ें। और उस लम्हे मैंने देखा कि वो दोनों बदमाश जो सड़क पर जाकर गिरे थे पहले ही गायब हो चुके थे।